हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ में। आज तारीख है 8 अगस्त 2020। आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिनसे आप अवेल कर सकते हैं। 499 रुपीज़ का ईयरली सब्सक्रिप्शन है जो अभी आपको 399 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है टिल 15 अगस्त। और जो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 99 का, और जो एनसीईआरटी का सब्सक्रिप्शन है वो 299 का है। तो आपको करना क्या है कि 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना है व्हाट्सएप पे सेम नंबर पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। साथ में जो अभी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पीडीएफ नोट्स को भी अवेल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीवियर फीवर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के बारे में है, हाल में ही न्यूज़ में था। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये वायरस के द्वारा कॉज होता है, इसका जो प्राइमरी वेक्टर है वो टिक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में एनिमल्स के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एक नई वैक्सीन डिस्कवर की गई है जिसका नाम राइबाविरिन है जो उसको क्योर करती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों। यह हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि ईस्ट चाइना के जियांगसू और अनहुल प्रोविंस में इसके इन्फेक्शन को रिपोर्ट किया गया है। यह टिक ही इसका प्राइमरी वेक्टर है और ये वायरस के द्वारा फैलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है लेकिन नॉट फ्रीक्वेंटली, रेयरली। इसलिए ऑप्शन वहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। राइबाविरिन के बारे में बात करते हैं, ये एक एंटीवायरल ड्रग है ना कि वैक्सीन, जो कि इसको क्योर करने में इफेक्टिव है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीवर, फैटिक, चिल, हेडेक, नोजिया, मसल पेन और डायरिया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, और ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब ये होता है कि आपका जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बहुत कम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि उन्होंने ट्रेनिंग रिसीव की थी यूरोपियन और एकेडमिक स्टाइल में यूरोपियन आर्टिस्ट के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है वो लीडिंग आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि उनकी जो पॉपुलर पेंटिंग्स उनका नाम है भारत माता माई मदर। तो बताइए सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स जो ऊपर लिखे गए हैं वो किस फेमस पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अवनींद्रनाथ टैगोर। हाल में उनकी 7 अगस्त 2020 को उनकी 150वीं वर्षगांठ थी, इसलिए ये क्वेश्चन फॉर्म में किया गया है। मैं आपको जैसे स्टेटमेंट में लिखा था उन्होंने ट्रेनिंग रिसीव की है यूरोपियन आर्टिस्ट के द्वारा। उन्होंने वो लीडिंग आर्टिस्ट भी थे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के। उनकी पॉपुलर पेंटिंग के भारत माता, माई मदर और जर्नीज एंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोरोना के बारे में जो हाल में ही न्यूज़ में था। ऑप्शंस को, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये सन की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट पार्ट है सन के एटमॉस्फेयर का। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है एक वायरस है जिसकी वजह से पैंडेमिक हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक्टिव वोल्केनो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो सरफेस ऑफ वीनस पे पाया गया है। चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑप्टिकल फेनोमेना है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है डिफ्रैक्शन से सन की और मूनलाइट की वजह से। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको बता देना चाहता हूँ तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों। देखिए हाल में ही एक स्टडी की गई थी नेचर जियो साइंस के द्वारा। उन्होंने बताया है कि जो वीनस है वो अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर 37 एक्टिव वोल्केनोस है जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कोरोना कहा जाता है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी प्लैनेट वीनस के बारे में ही है। कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है। आइए ध्यान से सारी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वीनस यूरेनस की तरह ही स्पिन बैकवर्ड करता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स। तीसरा स्टेटमेंट कहता है मरकरी की तरह ना इसके पास कोई मून है ना कोई रिंग है। चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि इसे अर्थ के ट्विन भी कहा जाता है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं क्यों। देखिए वीनस जो है वो उसे अर्थ के ट्विन भी कहा जाता है, वो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। यूरेनस की तरह वो भी स्पिन बैकवर्ड करता है, और मरकरी की तरह ना उसके पास कोई ना मून है कोई ना रिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन एमपीसी के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पता करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्टैच्यूरी है, इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ही इसको फॉर्म किया गया है इस कमेटी को। दूसरा ये बोलता है कि ये 5 मेंबर की कमेटी है और जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है एमपीसी का।
तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एमपीसी ही डिटरमाइन करती है कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट कितना होगा, और और एमपीसी का ही टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन रेट 4% को अचीव करना। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं कैसे। हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को जारी किया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है एमपीसी के द्वारा, रिलीज़ की जाती है आरबीआई के द्वारा, पब्लिश की जाती है एमपीसी के द्वारा। तो एमपीसी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसी आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुआ है, और इसका जो काम है वो डिटरमाइन करना है कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा और इन्फ्लेशन के टारगेट को भी अचीव करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एमपीसी में होते हैं 6 मेंबर ना कि 5, इसलिए वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इसमें से 3 जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, और जो 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नर ऑफ द आरबीआई ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है एमपीसी कमेटी का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं। पहले ही रिवर का नाम है बराक, दूसरा का लोहित, तीसरा का नाम है सुबनसिरी। हमें बताना ये तीनों नदियों में से कौन कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बराक को छोड़ के बाकी सारी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों। बराक नदी जो है ना वो 900 किलोमीटर लंबी तो है, लेकिन वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर बहती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से, इसलिए बराक नदी वहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है और सुबनसिरी भी अरुणाचल प्रदेश से बहती है, इसलिए ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टू कंटेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक क्या स्टेप लेती है। पहला है कि इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। दूसरा है कि इंसेंटिवाइज करती है पीपल को कि आप खर्च ज़्यादा करें और बचाएं कम। तीसरा कहती है कि डिक्रीज़ कर देती है इंटरेस्ट रेट को। चौथा कहती है कि गवर्नमेंट से आप कहती है कि भाई ऐसा करो, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इन्फ्लेशन क्या है, जब आपकी क्या है डिमांड हाई हो और सप्लाई कम हो तो क्या होते हैं, प्राइजेस हाइक हो जाते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए क्या करेगी, जो सेंट्रल बैंक है ना वो क्या करेगी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल क्या करके क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो जो बैंक है वो लोन देने के बजाय जो अपना पैसा है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर लोन देते हैं तो लोन के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते हैं, एनपीए इंक्रीज़ होने का चांसेस होता है। लेकिन अगर जो कमर्शियल बैंक है वो अपना सारा पैसा असाइड कर देते हैं आरबीआई के साथ, तो क्या होता है यहाँ पे उनको रिटर्न बैक की गारंटी है, डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है। तो उससे क्या होता है कि सारा का सारा जो बैंक पैसा है कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास चला जाता है और इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है। जैसे ही पैसा कम हो जाएगा बैंक कम लेंड करेगी, जब कम लेंड करेगी या हाई इंटरेस्ट रेट पे लेंड करेगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो कम लेंड करेगी, जब कम लेंड करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो जो डिमांड है वो सप्लाई को मीट कर जाएगी, तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब हम नहीं करते, सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ कर देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस में यही है कि देखिए इंक्रीज़ कर देती है इंटरेस्ट रेट को। इससे होता है क्या, इंसेंटिवाइज होते हैं पीपल को कि वो स्पेंड कम करें और सेव ज़्यादा करें। वो स्पेंड कम करते हैं और सेव ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैंगमो डैम हाल में ही न्यूज़ था, वो किस नदी के ऊपर है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, येलो रिवर, यार्लुंग सैंगपो, मेकोंग रिवर और यांगसी रिवर। बताइए कौन से रिवर पे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सैंगपो नदी के ऊपर है ये। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जैंगमो जो डैम है ना वो 510 मेगावाट का चाइनीज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है, जो कि ऑपरेशन हुआ है किस पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन से रीजन में, तिब्बत के रीजन पे, इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुरलुंगबुथुर क्या है, एक रिवर है, ट्राइब है, फेस्टिवल है या नन ऑफ द अबव है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बुरलुंगबुथुर एक नदी का नाम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसी को बुरलुंगबुथुर कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है, असम में। असम में जो बोडो जनजाति रहती है उनकी बोडो लैंग्वेज के अंतर्गत इसको बुरलुंगबुथुर कहा जाता है।
आपको पता ही है ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और सिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लेबनान से अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं। तो सीरिया, इजराइल, साइप्रस, जॉर्डन। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीरिया और इजराइल ये दो जो कंट्रीज़ हैं वो लेबनान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे। ये देखिए मैप में, ये है लेबनान, लेबनान में है बैरूत। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहीं पे अभी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। क्यों? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक में रखा गया था। उसके पीछे एक कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है, उसको छोड़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये है कि देखिए जो ये लेबनान का पोर्शन है ना, वो नॉर्थवर्ड और ईस्टवर्ड वो सीरिया से कवर होता है, और जो सदर्न पोर्शन है वो जो कवर करता है, जो बाउंड्री टच करती है वो इजराइल की टच करती है। और वेस्टर्न साइड पे आप जब लेबनान के देखेंगे तो आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा। तो इसलिए हाल में लेता। तो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ गुड डे।